Hello everyone, I'm Dr. Rajpal, and in this video I'm going to discuss a poem composed by English romantic poet William Wordsworth. So apart from this poem, all the poems being prescribed to you in your third semester uh, will be available on TAC. Already 2-3 videos have been uploaded and there is a complete playlist. BA थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका, उसकी सारी प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स का एनालिसिस टैग पे एक प्लेलिस्ट है, बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश. उसमें ऑलरेडी 2-3 वीडियो डले हुए हैं. दिस इज द थर्ड और फोर्थ वीडियो एंड रेस्ट ऑफ द पोएम्स will also be shared. The analysis of rest of the poems will also be shared through that particular playlist. So kindly do check, do watch, and be prepared for your exam. All the best. And if you find the content worth sharing, I would request you kindly share these videos with your fellow students, with your classmates, or anyone you feel the most convenient person to be shared with. So kindly do share that. So I will be taking this poem, और poem में जो analysis है वो बड़ा मैथमेटिकल और क्लॉज क्रिटिकल रीडिंग रहेगी. लाइन टू लाइन एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा. इसमें वोकेबुलरी भी रहेगी. कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. और इस पोएम का थीम क्या है वो भी मैं आपसे संक्षिप्त, सटीक और सार्थक तरीके से शेयर करूंगा. बट आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर. सो वी वुड बी स्टार्टिंग विद this poem through a PPT, so that everything is crystal clear in your mind. And in case you want to have notes from the video, you can have a screenshot of the same, or you may take up notes while watching the video with so many pauses. तो इस पोएम के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. इस पोएम में मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं. सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ द पोएम. और इन मेजर पॉइंट्स से आपको हेल्प ये मिलेगी कि आपकी पोएम में एंट्री बड़ी अच्छे से रहेगी. आपको ऑल ओवर एक समझ में आ जाएगा. और अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली सर्कुलर. आप एक बार होल को जानते हैं, फिर पार्ट्स को जानते हैं, फिर होल पे आते हैं, एंड दैट वे यू अंडरस्टैंड समथिंग प्रॉपरली. सो मेजर पॉइंट्स ऑफ द पोएम वी स्टार्ट. द पोएम entitled The Word Is Too Much With Us is included in Wordsworth collection of poems in 2 volumes published in 1807. 1807 में जो poems in 2 volumes के नाम से कलेक्शन था विलियम वर्ड्सवर्थ का, उस कलेक्शन में दिस पोएम वाज इंक्लूडेड. द पोएम इज अ सोनेट फॉर्म एज इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस. तो जिस प्रकार से इस पोएम में 14 लाइंस हैं, सो इट्स फॉर्म इज दैट ऑफ अ सोनेट. ये सोनेट फॉर्मेट में लिखी हुई कविता है जिसमें 14 लाइनें होती हैं. थ्रू दिस पोएम द पोएट क्रिटिसाइजेस द descendant material cynicism of the time that made man insensitive towards the beauty of nature. सो जो ग्रोविंग कमर्शियलाइजेशन है, ग्रोविंग मटेरियलिज्म है, द पोएट टेक्स अ डिग एट दैट पर्टिकुलर मटेरियलिज्म. जो भौतिकवाद जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस पे एक कटाक्ष है कवि का. एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रोविंग मटेरियलिज्म वी हैव बिकम इनसेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर. हम प्रकृति के प्रति उदासीन हो गए हैं. हम प्रकृति के प्रति जो हमारी भावना है वो सही नहीं है और उसमें कोई संवेदना नहीं है. दैट इज द लैमेंटिंग पॉइंट ऑफ द पोएट, दैट इज वर्ड्सवर्थ. सो द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिसलाइक फॉर द कंटेम्पररी सिविलाइजेशन एंड प्रेजेस द प्रिमिटिव रिलीजन ऑफ द नेचर वर्शिप. सो कवि एक प्रकार से हमारा जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है, हमारी जो वर्तमान सभ्यता संस्कृति है, उसको डिसलाइक करता है. एंड ही प्रीफर्स टू बी अ प्रिमिटिव, ही प्रेजेस एंड प्रीफर्स प्रिमिटिव रिलीजन पैगन. जो पूर्व काल में एक धर्म होता था पैगन, जिसमें
each and every natural deity was worshipped, जिसमें प्रकृति के हर एक रूप को पूजा जाता था, उस धर्म का वो हिस्सा बनना चाहते हैं. For example, we have been worshipping all the five elements, be it fire, be it air, be it water, soil, Prithvi, Akash, all these five elements. So the speaker complains that the modern age has lost its connection to nature and everything meaningful. जो भी चीज सार गर्भित है और जो भी चीज प्राकृतिक है, उससे हमारा रिश्ता टूट गया है, हमने अपना रिश्ता वहां से तोड़ लिया है. And this is a lamenting point for the poet. The speaker, mouthpiece for the poet, naturally mourns that we are preoccupied with material goods and have lost touch with the spiritual and natural world. हमने प्राकृतिक और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक संसार है, उससे अपना नाता तोड़ लिया है और इस बात को वो मौन करते हैं, उस पर वो शोक मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो मटेरियलिज्म से, भौतिकवाद की चीजों से ज्यादा घनिष्ठ हो गया है. We continue with the major points, and this is the last slide for major points. Then we would be entering the poem directly, word to word explanation. The lamentation over the losing connection with nature finds expression in the famous lines, and these lines are: getting and spending will lay waste our powers. Little we see in the nature that is ours. So here the word getting and spending is very tricky word, because we don't spend nature. Getting and spending, these are the basic human transactions. We are always preoccupied in getting things. हम चीजों को हासिल करने में और उनको खर्च करने में, कमाने में और खर्च करने में सारी पावर्स को, सारी ताकत को हम बर्बाद करते हैं. एंड लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर्स, और जो प्रकृति हमारी है उसमें हम कुछ देखते ही नहीं है, और अगर देखते हैं दैट इज वेरी लिटिल. सो लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज आवर्स. Getting and spending will lay waste our powers. This is the norm of the world, that we are busy all the time in acquiring things. हम चीजों को हासिल करने में लगे हुए हैं और उसके बाद उनको खर्च करने में लगे हुए हैं, और इस कमाने में और खर्च करने में जो सारी व्यवस्था होती है उसके चंगुल में हम फंसे हुए हैं, और हम प्रकृति जो हमारी खुद की अपनी प्रकृति है उसमें बहुत कम देखते हैं. These are allusions to pagan religion. There are allusions. Allusions means references. References हैं pagan religion की, and ancient gods such as Proteus and Triton. जो sea god है, एक sea god है Proteus, and another Triton is a son of another sea god. So वो दोनों ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स हैं, और उनका सीधा सीधा जो संबंध है वो सी से है, समंदर से है. To form of this poem, that is sonnet, it opens with a problem. जिस प्रकार से सोनेट का जो स्टार्टिंग होता है वो एक प्रॉब्लम से होता है और एंड एक सॉल्यूशन से होता है, रेजोल्यूशन से होता है. दैट इज द इनहेरेंट स्ट्रक्चर आवर सोनेट. सोनेट की जो स्ट्रक्चर होती है, जिसमें स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम एंड देन एंडिंग विद द रेजोल्यूशन, उसी पैटर्न पे ये पोएम लिखी गई है. और इस कविता का, इस सोनेट की जो बिगिनिंग है, that is with a problem and ends with the solution to the problem. The speaker poet wishes to be a pagan. So the problem is growing materialism and man's insensitivity towards nature. जो बढ़ता हुआ भौतिकवाद है, और उस बढ़ते हुए भौतिकवाद की वजह से जो हमारी प्रकृति के प्रति जो संवेदनशीलता है वो मर रही है, वो प्रॉब्लम है. और फिर उसका सॉल्यूशन है गोइंग बैक टू द pagan religion. The rhetoric force constantly runs throughout the poem. Of course, in a sonnet, there is one speaker and silent listener. So, wo rhetoric is going on throughout the poem. The sonnet puts forward the typical Wordsworthian theme of communion with nature. So, Wordsworth is a celebrated nature poet. So, that is there. वो उनका अपना ओरिजिनल inherent nature है that finds expression
in this poem too. We would be taking up a look at the words before taking up a close critical reading of a stanza. So passage 1, stanza 1 और इसकी vocabulary में spend, use, waste, to use more or something than is necessary or useful, किसी चीज को जितनी मात्रा में आवश्यकता हो उससे ज्यादा इस्तेमाल करना, that is waste. Sordid, immoral or dishonest, बेईमानी भरा. boon, आशीर्वाद कह सकते हैं हम, something that is very helpful and makes life easier for you, God given, प्राकृतिक रूप से एक ऐसी चीज जो भगवान ने आपको दी है और आपके फायदे के लिए है, that is boon. So the word is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our parts, little we see in the nature that is ours, we have given our hearts away, a sordid boon. So the problem is very much there, that later or sooner is very ambivalent expression here. Late and soon, maybe recently or in past. So we have been with nature, we have been with the world, that is materialistic world. हम संसार में रहे हैं, late and soon, अभी भी, in the recent past and in the past, or maybe very soon we are going to be much more with the world. So we have been too much with the world in the past and in the recent past and in future as well. This association with the world is going to be increased. So the world is too much with us, late and soon, getting and spending will leave waste our parts, little we see in the nature that is ours. I have already explained this line to you while discussing the major points, so I will not waste your time. We have given our hearts away, a sordid boon. So kindly write down this expression, sordid boon, because it's an oxymoron. And it's an oxymoron because the word sordid is used before boon. Boon is आपके लिए आशीर्वाद, आपके लिए कोई अच्छी चीज, a God given gift, and sordid is immoral, dishonest. So जब दो opposite forces को जोड़ के और एक कोई चीज बनाई जाती है, यहाँ पे वो है तो बेसिकली आशीर्वाद, लेकिन वो आशीर्वाद कैसा है? सॉर्डिड है, डिसऑनेस्ट है, इमोरल है. तो आशीर्वाद कभी भी, जो दुआएं होती हैं, जो आशीर्वाद होते हैं, जो गॉड गिवन गिफ्ट्स हैं, वो कभी बेईमान और अनैतिक नहीं होते. तो ये जो अनैतिक जो सॉर्डिड बून है, इट्स एन ऑक्सीमोरन एंड इट नीड्स, यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन ऑन दिस, क्योंकि पोएट्री को जब तक आप उसकी पोएटिक डिवाइसेस को समझेंगे नहीं, सो रीडिंग पोएट्री इज अ यूजलेस एक्टिविटी. यू कैन नॉट एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ पोएम. आप एक पोएम की ब्यूटी को एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते अगर आपको जो पोएटिक कंपोजिशन की टेक्निक्स हैं, जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, उनको किस प्रकार से इफेक्टिवली यूज किया गया है. इफ यू डोंट नो दैट, यू कैन नॉट बी अ गुड रीडर ऑफ पोएट्री. फॉरगेट अबाउट बीइंग अ लवर ऑफ पोएट्री. सो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बोन. सो हमारी जो सारी एक्टिविटीज हैं वो गेटिंग और स्पेंडिंग में खत्म हो रही है, सारी हमारी एनर्जी खत्म हो रही है. क्यों? व्हाई? बिकॉज वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. हमने अपने दिलो दिमाग से प्रकृति को दूर कर दिया है. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे. हम प्रकृति से दिली तौर पर दूर हो गए हैं. एंड दिस disconnection, this rupture, this rift in our relationship with nature is being called a sordid boon. So जो पूरी मॉडर्न एडवांसमेंट है उस पे एक बड़ा सवाल या निशान वर्ड्सवर्थ के द्वारा लगाया गया है कि ये जो ओल्ड, जिन भी चीजों को हम अपनी एडवांसमेंट कहते हैं, हमारी प्रोग्रेस कहते हैं, ये अनैतिक है, ये बेईमानी भरी है, क्योंकि इसने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है. That's why it's a sordid boon. Next, bare, not covered by any clothes, naked. Bosom, a woman's chest or breast. Howl, to make a long, loud cry, like that of a wolf or some other animal. Out of the tune, not in harmony with. किसी चीज के साथ में अगर आपका अच्छे से कोई सामंजस्य नहीं है, out of tune. So this see the word this, as if the poet wants your specific attention towards this. This sea
that bears her bosom to the moon. Here is a metaphor. The sea is not putting off its shirt or t-shirt or skirt to show its bosom to the sea. So it's metaphorical here. The sea that bears her bosom to the moon. So the sea is naked, facing and the bosom of the sea, metaphorically, the chest of the sea is towards the moon. So it's a full moonlight. It's a full moon night. The sea in the night. Timing is night. Location is seaside. The winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. So winds are very wild, the sea winds, you know it. So they would be howling, they would be crying, they would be making so much of noise. But maybe later on, at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. लेकिन वो हवाएं जो बाद में शोर मचाएंगी, हॉल करेंगी वाइल्ड एनिमल्स की तरह से, वो हवाएं, वो सी ब्रीज, वो सी एयर राइट नाउ इज अप गैदर्ड लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. सोए हुए फूलों की तरह से वो हवाएं अभी ठहरी हुई हैं. So it's a very beautiful seaside scene, that the sea is bears its bosom to the moon, and the winds, the sea winds, are up gathered like sleeping flowers. देखिए, आप जब प्रकृति में होते हैं तो आपका जब if you imagine yourself in a natural scene, all your words that come up to your mind while writing up, they are like natural words, and that's why this comes sleeping flowers. क्योंकि जब आप प्रकृति की वोकैबुलरी, प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक वोकैबुलरी आना स्वाभाविक है. स्लीपिंग फ्लावर्स. सो वो जो सी विंड्स हैं उनको दो चीजों से कंपेयर किया गया है, लाइक सम एनिमल हु होल्ड्स एंड देन स्लीपिंग फ्लावर्स. फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून. So the word this stanza starts with this sea, and then for everything we are out of tune. So now this sea is symbolic of nature. These winds are symbolic of nature. ये समुद्री लहरें, ये समुद्री हवाएं, ये समंदर, ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं. For this sea, this sea wind, for everything we are out of tune. So whatever is there in the name of nature, we are out of tune with that natural phenomenon as a whole. So एक समग्र रूप में जो भी चीजें प्राकृतिक हैं, चाहे वो समंदर है, चाहे वो समुद्री हवाएं हैं, ये पूरे प्राकृतिक वर्ल्ड का, पूरे प्राकृतिक संसार का प्रतिनिधित्व करती हैं, और हम इन सब चीजों से अनभिज्ञ हो गए हैं. संवेदनशीलता हमारी मर चुकी है प्राकृतिक संसार को लेकर. Creed not covered by any clothes, suckle a woman's chest or breasts, outworn to make a long loud cry. Pleasant, not in harmony with, no, pleasant is delighted. I'm sorry, it's written wrongly here. Pleasant is delightful. Lee a meadow, grassland filled. लंबे एरिया में जो ग्रासलैंड होता है, that is known as lee. Glimpses, झलक, sight, hint, pointer. Forlorn, lonely, neglected, sad, उदास, अकेलापन, that is forlorn. So this is passage number 3. It moves us not. So all this losing our connection, this rift between man and nature relationship doesn't pain us. It doesn't move us. हम इस बात से प्रभावित ही नहीं होते that we are losing connection with nature, right? So it moves us not. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Great God, sign of exclamation.
as if the poet is surprised. Great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. Maybe I was brought up in some religion that is not new, that is outworn. So might I, standing on this pleasantly. और अगर मैं एक पैगन रिलीजन में एक प्राकृतिक जो प्रकृति से प्रकृति फोकस जो धर्म था उसमें अगर मैंने जन्म लिया होता, सो स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, इस ग्रास लैंड पे मैं खड़ा होके हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, ऐसे कुछ झलक मैं देख पाता, प्राकृतिक दृश्य कुछ मैं ऐसे देख पाता जिससे कि मेरा अकेलापन, मेरी उदासी वो कम हो जाते. हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न. सो वो मुझे मेरी उदासी को कम करते. These are the last lines. The words are repeated again. So sorry for the inconvenience, but it doesn't matter. We directly come to the last lines of the poem. Have sight our Proteus rising from the sea, or hear old Triton below his wreathed horn. So there is a reference to two Greek gods, Proteus and Triton. So इनके बारे में भी जानना जरूरी है आपके लिए कि इनका ग्रीक माइथोलॉजी में किस प्रकार के रेफरेंसेस हैं. I have already mentioned with you that these are the sea gods. और इस पे हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब तक का जो रिकैप है पहले एक बार वो कर लिया जाए. This poem is a sonnet starting with the problem. The problem is losing connection with nature. The solution is going back to pagan religion. So having sight of Proteus rising from the sea, if the poet would have been a pagan, he might have been able to see on some lee meadow grassland पे खड़े होके वो समंदर से Proteus की जो rising है, the rising Proteus from the sea, उस नजारे को देख पाता और ट्रिटोन की जो रिद्ध हॉर्न है, जो पौंछ है, उसकी आवाज वो सुन पाता. ये पोएट की इच्छा है. So that's all in the PPT section, but I would be sharing with you